क्या दुनिया के सबसे शक्तिशाली शख्स डोनाल्ड ट्रंप अपने बने हुए डेडलाइन के जाल में फंस गए हैं? एक तरफ ईरान को 48 घंटों में अंधेरे में डुबोने की धमकी थी, तो दूसरी तरफ रॉक एंड रोल के बादशाह एल्विस प्रेस्ली के घर की सैर। जब दुनिया की नजरें ईरान पर होने वाले अमेरिकी हमलों पर टिकी थी, तब ट्रंप ग्रेसलैंड में दिखाई दिए। सवाल बड़ा यह है कि क्या ट्रंप को एहसास हो गया है कि ईरान से टकराना इतना भी आसान नहीं? क्या 15 बिंदुओं वाली उनकी जो कूटनीति थी वो सिर्फ वक्त काटने का जरिया भर है? मेम्फिस की सड़कों पर जब ट्रंप का काफिला एल्विस प्रेस्ली के ऐतिहासिक घर ग्रेसलैंड की तरफ बढ़ रहा था, तब वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक फोन की घंटी घनघना रही थी। खबर थी कि इजरायली पीएम नेतन्याहू और ट्रंप के बीच सीधी बात हुई है। ट्रंप एल्विस के हर्ट गाने की तारीफ कर रहे थे, लेकिन मिडिल ईस्ट के सीने की धड़कनें बढ़ी हुई थी। ट्रंप ने दावा किया कि 15 पॉइंट्स तय हो चुके हैं, लेकिन ये 15 पॉइंट्स क्या हैं? क्या ईरान झुक गया है या फिर ट्रंप ने पीछे हटने का रास्ता ढूंढ लिया है? ट्रंप की इस कूटनीति को ईरानी मीडिया ने दबाव में लिया गया फैसला करार दिया। तेहरान का कहना है कि ट्रंप अपनी ही 48 घंटे की डेडलाइन में फंस गए थे और जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने 5 दिन का नया बहाना ढूंढ लिया, क्योंकि ईरान कह रहा था कि अमेरिका के साथ कोई ठोस बातचीत नहीं हुई है। ट्रंप सिर्फ दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ट्रंप के लिए ये अब नहीं तो कभी नहीं वाला मोड़ है। शेयर बाजार तो उनकी बातों से झूम रहा है। तेल की कीमतें गिर गईं। निवेशकों को लगा कि जंग टल गई, लेकिन क्या वाकई? या फिर ट्रंप सिर्फ अपनी साख बचाने के लिए वक्त खरीद रहे हैं? ट्रंप अब वॉशिंगटन लौट चुके हैं। ग्रेसलैंड का सुकून पीछे छूट गया है और सामने है 5 दिन का वो खतरनाक काउंटडाउन। अगर इन बचे हुए दिनों में ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट नहीं खोला, तो क्या ट्रंप सच में ईरान के एनर्जी सेक्टर को तबाह कर देंगे? ट्रंप ने कहा कि एल्विस का हर्ट उनका पसंदीदा गाना है, लेकिन कूटनीति के जानकारों का कहना है कि इस वक्त ट्रंप को इट्स नाउ और नेवर गाना चाहिए, क्योंकि उनकी ढुलमुल नीति अमेरिका की साख को खाक में मिला सकती है। ईरान की अपनी शर्तें हैं और ट्रंप की अपनी जिद। इस बीच फंसी है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था। ट्रंप की एक ग्रेसलैंड डिप्लोमेसी सफल होगी या उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक फेलियर साबित होगी, ये अगले कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। तो क्या ट्रंप ने खुद के लिए गड्ढा खोद लिया है, या फिर ये एल्विस प्रेस्ली के दीवाने का कोई नया मास्टर स्ट्रोक है जिसे तेहरान समझ नहीं पा रहा है? दुनिया की नजरें अब वॉशिंगटन पर हैं, क्योंकि यहां से निकलने वाला हर बयान अब युद्ध और शांति के बीच लकीर तय करेगा। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की बड़ी खबर। इजराइल के हदेरा पावर प्लांट पर बड़े हमले की खबर सामने आ रही है। ईरान ने एक बार फिर से किया है बड़ा हमला इजराइल पर। बड़ी खबर यह है कि पावर प्लांट पर अटैक किया है ईरान ने और पावर प्लांट पर धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया है। जानकारी है कि हमले में किसी को नुकसान नहीं हुआ, हाँ, लेकिन यहाँ पर पावर प्लांट को जरूर डैमेज किया गया है। और इस पावर प्लांट पर हमले के बाद में जानकारी यह है कि इलाके में लगातार ब्लैकआउट रहा है। इसके पहले भी इजराइल के अलग अलग पावर प्लांट को यूं ही निशाना एक तरह से ईरान ने बनाया और ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। IRGC लगातार पावर प्लांट पर हमले कर रहा है। समझिए, जिस तरह से रूस ने यूक्रेन के तमाम पावर प्लांट को ध्वस्त कर दिया, उसी तर्ज पर उसी फॉर्मूले को ईरान अपना रहा है और बड़े हमलों को अंजाम देते हुए पावर प्लांट पर एक तरह से हमले किए जा रहे हैं, ताकि मौसम की मार भी यहाँ पर सीधे सीधे पड़ती हुई नजर आए। और जनता जब प्रभावित होगी तो जनता अपने हुक्मरानों से सवाल पूछेगी कि जिस जंग में उन्हें अप्रत्यक्ष तौर पे झोंका गया, उसमें आखिर उनका क्या गुनाह था।
सरकार पर दबाव डाला जाएगा, सवाल पूछे जाएंगे। क्या यही रणनीति एक तरह से ईरान की नजर आती है? बड़ी खबर यही है कि इजरायल के हदेरा पावर प्लांट पर ईरान ने हमला किया है। ईरान ने पावर प्लांट पर अटैक किया और धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। तस्वीरें आपके सामने हैं, इसके पहले भी इसी तरह से हमले की तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही थी। एक बार यही हालात फिर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। ईरान के अल्बोज पर बड़े हमले की खबर सामने आ रही है। इजरायल के फाइटर जेट्स ने बड़ा अटैक किया है। तो बड़ी खबर यह है कि ईरान के अल्बोज पर बड़ा अटैक हुआ है। इजरायल के कई फाइटर जेट्स पूरी तरह से यहां पर तबाह हुए हैं। तेहरान के पश्चिम में अल्बोज इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर हमले की खबर है। आसमान में धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। देखिए अब किस तरह से इजरायल की तरफ से हमला किया गया। यहाँ पर चारों तरफ से धुएं का गुबार, चिंगारी और आग की लपटें नजर आई थी। ये ईरान का अल्बोज है। ये ईरान का अल्बोज जिस जगह पर हमला किया गया है, इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है, उस जगह को टारगेट एक तरह से किया गया है इजरायल की तरफ से। इजरायल का फाइटर जेट जिसने इस हमले को अंजाम दिया और बताया जा रहा है कि चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही थी। इसी रूप में बड़े हमले लगातार किए जा रहे हैं, कभी ईरान तो कभी इजरायल की तरफ से। धमाकों की गूंज है, कई किलोमीटर तक, कई मीलों तक सुनाई दी और इस धमाके से आसपास के इलाकों में भी दहशत का माहौल है। रात के अंधेरे में सिर्फ और सिर्फ ये तबाही का मंजर लोगों की आंखों में खौफ पैदा कर रहा है। क्या मिडिल ईस्ट की जंग अब क्लाइमेक्स पर पहुंच गई है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने वो कर दिखाया जिसे दुनिया नामुमकिन मान रही थी? न्यूयॉर्क टाइम्स की एक सनसनीखेज रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। अब खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 15 सूत्री शांति प्रस्ताव भेजा और चौंकाने वाली बात तो ये कि इस डील का रास्ता वॉशिंगटन या तेहरान से नहीं बल्कि इस्लामाबाद से होकर गुजर रहा है। पाकिस्तान की सेना प्रमुख इस महाडील के मध्यस्थ बने और आज हम आपको बताएंगे ट्रंप की उस सीक्रेट फाइल के पन्नों के बारे में जिसने इजरायल से लेकर ईरान तक को बेचैन करके रखा है। जंग के चौथे हफ्ते में ट्रंप ने वो कार्ड खेला जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि अमेरिका ने ईरान को एक विस्तृत 15 सूत्री शांति योजना भेजी, लेकिन ट्विस्ट ये कि प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए तेहरान पहुंचाया गया है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख इस वक्त ट्रंप और ईरान के बीच ब्रिज का काम कर रहे हैं। दरअसल ट्रंप का मास्टर प्लान है कि ईरान अपना सारा संवर्धित यूरेनियम अंतर्राष्ट्रीय कंट्रोल में सौंपे। ईरानी धरती पर संवर्धन पूरी तरह से बंद होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत और पूरी तरह से खोलना होगा और हिजबुल्ला और हमास जैसे गुटों को मदद बंद करनी होगी। ट्रंप सिर्फ शर्त नहीं थोप रहे बल्कि ईरान को एक सुनहरे भविष्य का लालच भी दे रहे हैं। अगर ईरान इन 15 शर्तों को मान लेता है तो अमेरिका ईरान की गर्दन से प्रतिबंधों की फांसी का फंदा हटा लेगा। सामने बढ़ाओ। प्रस्ताव के अनुसार ईरान को बुशर जैसे नागरिक परमाणु ऊर्जा केंद्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद दी जाएगी, यानी बिजली बनाइए लेकिन बम नहीं। इस डील के तहत 1 महीने के सीक्रेट युद्ध विराम की भी चर्चा है ताकि मेज पर बैठकर अंतिम मुहर लगाई जा सके। हॉर्मुज की नाकेबंदी से दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और ट्रंप जानते हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए इस नाकेबंदी को हटाना कितना जरूरी है।
लेकिन सवाल यह है कि क्या इजराइल को ये डील मंजूर है? ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर लंबी बात हुई, लेकिन इजराइल ने अभी तक आधिकारिक तौर पर चुप्पी साध रखी है। उधर तेहरान से खबरें आ रही हैं कि वहां का आला अधिकारी कुछ मुद्दों पर लचीला रुख दिखाने को तैयार हैं। क्या ईरान अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए परमाणु जिद छोड़ने को तैयार होगा? ट्रंप की कूटनीति उनकी पुरानी आर्ट ऑफ डील की याद दिलाती है। एक तरफ 48 घंटों की डेडलाइन है तो दूसरी तरफ प्रतिबंध हटाने की जिद। अगर ये 15 सूत्री फॉर्मूला कामयाब रहा तो ट्रंप इतिहास के सबसे बड़े पीस मेकर बन सकते हैं, और अगर ईरान ने इसे ठुकरा दिया तो फिर अगला कदम सिर्फ और सिर्फ महायुद्ध होगा। तो क्या 5 दिनों का काउंटडाउन इसी महाडील की तैयारी है? अब दुनिया की नजरें तेहरान के जवाब पर टिकी हैं। क्या ये शांति का आगाज है या किसी बड़े धमाके से पहले की खामोशी? क्या मिडिल ईस्ट की ये जंग डोनाल्ड ट्रंप के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है? क्या अब उन्हें अमेरिका में अपनी सत्ता डगमगाती और सिंहासन हिलता हुआ नजर आ रहा है? और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब इस पूरी जंग का ठीकरा अलग अलग तरह से फोड़ते हुए नजर आते हैं। हाल ही में हमने देखा था कि किस तरह से डिफेंस सेक्रेटरी हेड पेक्सेट के ऊपर एक तरह से उन्होंने बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस जंग में आने का निर्णय एक तरह से हेक्सेट का ही था। पिट हेक्सेट पर सीधे सीधे आरोप लगाए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हकीकत भी यही है कि अमेरिका में जब जब युद्ध की बात हुई या अमेरिका जब भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी जंग का हिस्सा बना तो सबसे पहले रक्षा मंत्री की ही कुर्सी पर खतरा रहा। ये एक बड़ा इतिहास रहा है। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से इतिहास के पन्नों में जब जब अमेरिका का नाम युद्ध के साथ में कनेक्ट हुआ तो सबसे पहले कुर्सी गई तो रक्षा मंत्री की। पहला नाम आता है रॉबर्ट मैकनमारा का। वियतनाम युद्ध का मुख्य योजनाकार दरअसल इन्हीं को एक तरह से माना जाता रहा है। युद्ध में अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। वियतनाम युद्ध काफी लंबा खिंचा और उसके बाद में 1968 में उन्हें पद छोड़ना पड़ा। जो तत्कालीन सरकार थी उन्होंने बाकायदा औपचारिक रूप से इसे ट्रांसफर बताया, लेकिन हकीकत ये थी कि इस पूरे युद्ध का ठीकरा एक तरह से रॉबर्ट पर ही पड़ा। अब आइए दूसरा नाम आपको बताती हूँ, डोनाल्ड रम्सफेल्ड। इराक का युद्ध, इस दौरान डोनाल्ड रम्सफेल्ड उस दौरान बड़ी जिम्मेदारी में बड़े ताकतवर चेहरे के तौर पर माने जाते थे। युद्ध लंबा खिंचा तो इसके बाद में हिंसा बढ़ती चली गई और उसकी वजह से उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। 2006 के मिड टर्म इलेक्शन के बीच में रिपब्लिकन पार्टी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने रम्सफेल्ड का इस्तीफा तक मांगा। अब तीसरा नाम आपको बताते हैं। जो तीसरा नाम जिनकी कुर्सी चली गई वो थे चक हेगल। ओबामा सरकार के दौरान ISIS क्राइसिस को लेकर जो विवाद हुआ उसमें रणनीति को लेकर चक हेगल और व्हाइट हाउस के बीच में मतभेद की खबर सामने आई। मिडिल ईस्ट की नीति और सीरिया में दखल अंदाजी को लेकर असहमति बढ़ती चली गई। ओबामा ने चक हेगल से इसके बाद में इस्तीफा मांग लिया। अब जो चौथा नाम आता है वो नाम आता है जेम्स मैटिस का। जेम्स मैटिस ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ में काम किया है। पिछली बार जब सीरिया से अचानक से सैनिकों की वापसी हुई उस फैसले से मैटिस नाराज हो गए थे और मैटिस ने यह माना था कि सहयोगियों को बीच युद्ध में छोड़ दिया गया। ट्रंप की पॉलिसी से मतभेद के कारण मैटिस ने इस्तीफा दे दिया। अगला नाम आता है वो आता है मार्क एस्पर का। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के ही कार्यकाल के दौरान रक्षा मंत्री मार्क एस्पर सीधे तौर पर किसी एक युद्ध में हार के कारण नहीं हटे, लेकिन सैन्य अभियान या घरेलू प्रदर्शनों में सेना के इस्तेमाल पर मतभेद जरूर रहा। अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ में मतभेद भी रहे और ये भी अपने आप में एक बड़ी वजह रही। साल 2020 में उन्हें पद से हटा दिया गया। तो क्या अब अगला नाम जो है वो पिट हेक्सेट का होगा, क्योंकि जिस तरह से अभी इजराइल और ईरान के साथ में अमेरिका की बड़ी भूमिका इस युद्ध में रही तो उन्हीं की ही बड़ी भूमिका नजर आती है। पिट हेक्सेट दरअसल बड़े ये कहा जाए बड़ी जिम्मेदारी में डिफेंस सेक्रेटरी के तौर पर माने जाते हैं और इजराइल के साथ में उनकी एक पर्सनल खुन्नस नजर आती है। कई रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं और यही वजह है कि माना जा रहा है कि क्या अगला नंबर पिट हेक्सेट का होगा।
अब वो देखने वाली बात है। लेकिन चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इस समय की अगली बड़ी खबर है वॉर ब्रेकिंग ईरानी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि ईरान ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ईरान नहीं चाहता कि युद्ध समाप्त हो। अमेरिका का शांति प्रस्ताव ईरान को बिल्कुल स्वीकार नहीं है। ईरान ने कहा सीज फायर हमारी शर्तों पर होगा। ईरान ने अमेरिका के आगे शर्तें रखी थी। दुश्मन देशों की तरफ से टारगेट किलिंग बंद की जाएगी। ईरान ने कहा भविष्य में जंग फिर से थोपी ना जाए। ईरान ने कहा कि युद्ध में जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा दिया जाए। अगर इन बिंदुओं पर अमेरिका बातचीत के लिए तैयार है तो हम भी युद्ध विराम के लिए तैयार हैं, लेकिन युद्ध विराम होगा तो हमारी शर्तों पर होगा। ईरान का क्लियर कट मैसेज है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दबाव बना रहे थे कि युद्ध विराम हम करवाएंगे। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बातचीत चल रही है, 5 दिनों की युद्ध विराम की बात रही, उससे भी पूरी तरह से ध्वस्त ईरान की तरफ से किया जा चुका है। अब एक बार फिर से खबर आई कि मध्यस्थता जो लोग कर रखे हैं, ईरान ने उन तमाम मध्यस्थता को ठुकरा दिया। ईरान ने कहा कि हम युद्ध समाप्त अपनी शर्तों पे करेंगे, अमेरिका की शर्तों पे नहीं। अमेरिका का शांति प्रस्ताव ईरान को स्वीकार नहीं है। ईरान ने कहा है हमारी शर्तों पर ही सीज फायर होगा। अमेरिका के आगे नई शर्तें रखी जिसमें दुश्मन देशों की तरफ से टारगेट किलिंग बंद करने, भविष्य में जंग फिर से ना थोपी जाने, युद्ध से हुए नुकसान के मुआवजे दिए जाने की मांग एक तरह से ईरान ने की है। मिडिल ईस्ट के आसमान में मिसाइलें उड़ रही हैं, ड्रोन से धमाके हो रहे हैं, लेकिन एक सवाल पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। ईरान अमेरिका और इजराइल के साथ में जंग लड़ रहा है, लेकिन निशाना खाड़ी के देशों को बना रहा है। कतर के गैस प्लांट पर हमला होता है, सऊदी और यूएई के रिहायशी इलाकों में ड्रोन गिरते हैं, लेकिन ये देश पलटवार आखिर कर क्यों नहीं रहे? क्या ये खाड़ी देशों की बुजदिली है या फिर अरब के शेखों का कोई बहुत बड़ा मास्टर प्लान? आखिर क्यों बहरीन, कुवैत और ओमान जैसे देश जख्म खाकर भी शांत हैं? जंग अमेरिका और ईरान की है, लेकिन बारूद खाड़ी के देशों के आंगन में गिर रहा है। जब इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड को दहलाया तो ईरान ने उसका बदला इजराइल से नहीं बल्कि कतर के रास लाफान ऊर्जा परिसर पर हमला करके लिया। ये दोनों दुनिया के सबसे बड़े गैस भंडार का हिस्सा है। अट्ठाईस फरवरी से शुरू हुई इस जंग में ईरान ने जानबूझकर नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया ताकि इन देशों की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी जा सके। लेकिन हैरान करने वाली बात यह कि इतने उकसावे वाली कार्रवाई के बाद भी किसी खाड़ी देश ने ईरान की तरफ एक गोली तक नहीं चलाई। आखिर खाड़ी देश क्यों नहीं लड़ना चाहते? एक्सपर्ट्स की माने तो इसके पीछे गहरी रणनीतिक सोच है। सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी के अनुसार खाड़ी देशों के लिए ये उनकी जंग है ही नहीं। सवाल उठता है कि आखिर क्यों पलटवार नहीं कर रहे हैं? खाड़ी की तरक्की तेल, पर्यटन और विदेशी निवेश पर टिकी है। एक छोटा सा युद्ध भी इसे खत्म कर सकता है। खाड़ी देशों को डर है कि अगर उन्होंने पलटवार किया तो वो एक दशक से सीधे टारगेट बन जाएंगे। उनके पास खोने के लिए बुर्ज खलीफा जैसी इमारतें, करोड़ों के बिजनेस हैं, जबकि ईरान पहले से ही प्रतिबंधों की मार झेल रहा है। लेकिन क्या ये खामोशी भारी पड़ सकती है? रिपोर्ट्स के अनुसार पलटवार ना करके खाड़ी देश ईरान को गलत सिग्नल दे रहे हैं। अगर आप जवाब नहीं देते तो ईरान को लगता है कि वो बिना किसी कीमत के आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ट्रंप के आने के बाद खाड़ी देशों को उम्मीद थी कि अमेरिका उनकी रक्षा करेगा, लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा है कि अमेरिका की जंग में उन्हें सिर्फ कोलैटरल डैमेज की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और इसीलिए वो खुद को इस आग से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। खाड़ी देश इस वक्त दो पार्टों के बीच में पिसे हुए हैं। एक तरफ ईरान की मिसाइलें, दूसरी तरफ अपनी अर्थव्यवस्था बचाने की मजबूरी। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने एक भी मिसाइल तेहरान की तरफ छोड़ी तो पूरा मिडिल ईस्ट धुआं-धुआं हो जाएगा। खाड़ी देशों की ये चुप्पी शांति की कोशिश है या बड़े तूफान से पहले का डर? क्या ट्रंप का 15 सूत्री प्लान इन देशों को बचा पाएगा या फिर ईरान की ये मिसाइलें खाड़ी के चमकते शहरों को अंधेरे में धकेल देंगी? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब फिलहाल हॉर्मुज़ की लहरों में छिपे हुए हैं।
मिडिल ईस्ट की आग अब उस दहलीज पर पहुंच गई है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता। ईरान की मिसाइलें खाड़ी के शांत देशों को निशाना बना रही हैं। कतर से लेकर यूएई तक बारूद बरस रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अरब के ये रईस देश कब तक सहेंगे? क्या खाड़ी के देशों का सब्र अब जवाब दे रहा है? सऊदी अरब में हुई गुप्त बैठक के बाद जो अनुच्छेद 51 का जिक्र हुआ, क्या वो ईरान के विनाश का वारंट है? खाड़ी देश और अमेरिका के बीच का रिश्ता आज एक ऐसे अजीब मोड़ पर है जहां राजनीतिक मंचों पर भले ही ये देश अमेरिका और इजराइल की जंग का विरोध कर रहे हों, लेकिन जब आसमान से ईरानी मिसाइलें गिरती हैं तो उन्हें बचाने वाला सिर्फ अमेरिकी कवच ही होता है। अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने ही ईरान के ज्यादातर मिसाइलों को हवा में नाकाम किया। खाड़ी देश अमेरिकी सैनिकों की मेजबानी करते हैं और खुफिया जानकारी साझा करते हैं। ईरान सबको एक लाठी से नहीं हाँक रहा, उसने अपनी रणनीति को चुनने वाला रखा है। यूएई पर सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं, जिसके जरिए यूएई और बहरीन ने इजराइल से हाथ मिलाया था। इजराइल से दोस्ती की सजा भुगत रहा दुबई और अबू धाबी। ओमान ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को बधाई दी, इसीलिए उसे कम निशाना बनाया जा रहा है। ईरान की ये चाल खाड़ी देशों के बीच फूट डालने की है, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दुबई के एक्सपर्ट मोहम्मद बहरून कहते हैं कि ईरान खुद अपने खिलाफ एक महागठबंधन तैयार कर रहा है। पिछले बुधवार सऊदी अरब में जो हुआ उसने तेहरान की नींद उड़ा दी। खाड़ी देशों ने साफ कह दिया कि संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 51 के तहत उन्हें आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है, यानी अब वो सिर्फ खामोश दर्शक नहीं रहेंगे। अगर कतर के रास लाफान जैसे बड़े ऊर्जा केंद्रों पर हमले जारी रहे तो खाड़ी देश सीधे युद्ध में कूद सकते हैं। अगर यमन के हुती विद्रोहियों ने नया मोर्चा खोला तो सऊदी और यूएई इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मानेंगे। ईरान ने कहा कि वो सहयोगियों को तबाह कर देगा, लेकिन यही धमकी उसे अकेला कर रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान की रणनीति बेहद जोखिम भरी है। वो अपने पुराने रिश्तों को जलाकर राख कर रहा है। खाड़ी देश अनंत समय तक अपने नागरिकों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा जब उन्हें लगेगा कि ट्रंप और इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खतरे को जड़ से खत्म करना ही एकमात्र रास्ता है। ईरान जिस आग से खेल रहा है वो उसके अपने घर को भी जला सकती है। खाड़ी देशों का सब्र टूटना यानी ईरान के लिए गेम ओवर होना। क्या तेहरान अपनी रणनीति बदलेगा या फिर मिडिल ईस्ट में एक ऐसा मोर्चा खुलेगा जिसकी कल्पना किसी ने की ही नहीं थी? ट्रंप की 15 शर्तें और खाड़ी का ये गुस्सा, क्या ये ईरान के अंत की शुरुआत है? मिडिल ईस्ट में मौत का तांडव जारी है। जंग अब चौथे हफ्ते में प्रवेश कर चुकी है और शांति की हर उम्मीद बारूद के धुएं में खोसी गई है। ईरान ने इजराइल के ब्लेन ब्रॉक शहर पर क्लस्टर मिसाइलों से अटैक किया, कोहराम मचा दिया। लेकिन सबसे बड़ी खबर तो परमाणु केंद्रों से आई। ईरान के बुशेर न्यूक्लियर पावर प्लांट के बेहद करीब एक प्रोजेक्टाइल आकर गिरा। क्या दुनिया परमाणु तबाही की ओर बढ़ रही है? एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान समझदारी की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ तेहरान इसे फेक न्यूज बता रहा है। देखिए विनाश के इस चक्रव्यूह की पूरी रिपोर्ट।
इजराइल का ब्रेमबार्क शहर कल रात दहल उठा। ईरान ने यहां प्रतिबंधित माने जाने वाली क्लस्टर मिसाइलों से हमला किया। क्लस्टर म्यूनिशन यानी वो बम जो हवा में फटकर सैकड़ों छोटे बमों की बारिश करते हैं। इजरायली इमरजेंसी सर्विस के अनुसार इस हमले में 12 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। रिहायशी इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। हर तरफ चीख पुकार और दहशत का मंजर है। ईरान ने साफ कर दिया कि उसकी मिसाइलें अब इजराइल के रिहायशी इलाकों को भी छोड़ने वाली नहीं है, लेकिन असली सनसनी फैली परमाणु ऊर्जा केंद्रों से। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने दुनिया को चौंका दिया है। ईरान के बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के परिसर में एक अज्ञात प्रोजेक्टाइल आकर गिरा। हालांकि ईरान का दावा है कि प्लांट सुरक्षित है और रेडिएशन का कोई खतरा नहीं है, लेकिन IAEA चीफ राफेल ग्रोसी की सांसें फूल गई हैं। युद्ध के बीच दुनिया की नजरें हॉर्मुज स्ट्रेट पर हैं, जहां से दुनिया का तेल गुजरता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखा, अपनी नई कंडीशन भी बता दी। ईरान की शर्त है कि गैर दुश्मन जहाज हॉर्मुज से गुजर सकते हैं, बशर्ते उन्हें ईरानी अधिकारियों के साथ तालमेल बैठाना होगा। एक तरफ ये कूटनीतिक दांवपेच चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि वही ईरान अब समझदारी दिखा रहा है। लेकिन तेहरान ने तुरंत पलटवार किया और ट्रंप के दावों को फेक न्यूज करार दे दिया। यानी बातचीत की मेज अभी भी खाली है और बंदूकों की नली अभी भी गर्म। जंग के धीरे धीरे 1 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन तबाही की भूख कम नहीं हो रही। इजराइल अब ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाने की तैयारी में है, जबकि ईरान ने क्लस्टर बमों से ये दिखा दिया कि वो पीछे हटने वाले नहीं। रणनीतिक जानकारों का मानना है कि बुशेहर के करीब गिरा प्रोजेक्टाइल सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। अगर देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।